जय श्री राम दोस्तों। अगर आप भी भारत के सच्चे नागरिक हैं और भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर भारतीय राजनीति से जुड़ी हुई मजेदार डिबेट देखने को मिलेंगी। आज की इस डिबेट में आप दिखेंगी कि न्यूज 24 की एंकर गरिमा सिंह की कड़े सवालों को जवाब सुधांशु जी ने कैसे दिया और मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर किए गए सवाल का जवाब सुधांशु जी ने कैसे दिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। करते दिखेंगे आज शाम तक, माना कुछ कह रहे हैं। अच्छी तरह करिएगा तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। सुधांशु जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। ओवैसी जी आए थे इसी मंच पर, उनसे मैंने नाथूराम गोडसे के बारे में पूछा। उनका ये कहना था नाथूराम गोडसे आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी था और ये आरोप बार बार लगा है नाथूराम गोडसे पर। आप ओवैसी जी को इस मंच पर जवाब देना चाहते हैं नाथूराम गोडसे पर? क्या नाथूराम गोडसे को आतंकवादी कहना सही है? जो लोग अफजल गुरु को आतंकवादी नहीं मानते, जाकिर नायक को शांति का मसीहा मानते हैं, ओसामा को जी मानते हैं, हाफिज को साहब मानते हैं, इशरत जहां को बेटी मानते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे उसको भटके हुए नौजवान मांगते हैं, वो आके यहां भाषण करें तो लगता है कि चेहरा दिखाने का कुछ और है। मतलब आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा शक्ल से आगे आप लोग को समझ पाते हैं। चलिए, अब मौजूदा सियासत पर सुधांशु जी, क्या वाकई आज की बीजेपी को आरएसएस की संघ की जरूरत नहीं है? बीजेपी सक्षम है? देखिए, संघ से भारतीय जनता पार्टी का संबंध और संघ की स्कीम ऑफ थिंग्स में भारतीय जनता पार्टी, इसका मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं। हमारे अधिकांश नेता संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। हमारे दोनों प्रधानमंत्री संघ के प्रचारक रहे हैं, अटल जी और मोदी जी, और हमारा सारा शीर्ष नेतृत्व तो संघ का स्वयंसेवक है। संघ एक वैचारिक दृष्टि से हमारे लिए समान विचारधारा का प्रेरणा देने वाला संगठन है। तो जेपी नड्डा ने जो कहा वो स्लिप ऑफ टंग था, वो स्पार्क ऑफ द मोमेंट था, गलती थी, या वो एक थॉट था? चक्कर जेपी नड्डा ने जो कहा, जो लोग संघ और भाजपा के रिश्तों को नहीं समझते उनके लिए गलतफहमी है। हाँ। संघ जिस व्यापक परिक्षेत्र में काम कर रहा है, संघ के इस समय 3276 पूर्णकालिक प्रचारक हैं, जिसमें सिर्फ 26 भाजपा में काम कर रहे हैं। कितने? 3276 में सिर्फ 26। मगर जो लोग नहीं समझ पाते उनके लिए मैं कहना चाहूंगा संघ और भाजपा के रिलेशनशिप पे कि तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, अरे गौर से देख, हर चेहरे में दिखाई देंगे। तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, गौर से देख, हर चेहरे में दिखाई देंगे। हम तो महसूस किए जाते हैं खुशबू की तरह, कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। लेकिन खुशबू की तरह महसूस किए जाते हैं। लेकिन मोहन भागवत 2022 से कहते कहते थक गए। 22 में कहा, 23 में कहा, 24 में कहा, भाई हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। अब हाल में आकर उन्हें कहना पड़ा कि ये सारे राम मंदिर के निर्माण के बाद हिंदुओं का नेता बनने की होड़ में है, कंपटीशन में है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे। जो बात मोहन जी ने कही, यहाँ पे फिर वो लोग नहीं समझ पाते हैं। हाँ। मोहन जी ने इसलिए कहा कि हर चीज के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आप मंदिर के अंदर जाके अगर चेक करोगे, मस्जिद के अंदर जाके चेक करोगे, या अपने शरीर के अंदर जाके चेक करोगे तो कहानी जानते हो क्या निकलेगी? हाँ। कि आखिर में अमर, अकबर, एंथोनी, तीनों का बाप किशन लाल निकल आएगा। इस चीज से बचने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने कहा आप लोग नहीं समझ पाए। हाँ बिल्कुल, मैं आप ही के पॉइंट को कॉट कर रही हूँ कि मोहन भागवत कह रहे हैं अंदर जाकर देखने की जरूरत नहीं है। सबके पूर्वज हिंदू थे, लेकिन वही अंदर जाकर डिग आउट करके और संभल में कुआं खुदवा दिया और वहां बवाल कट गया, यही कोशिश हो रही है क्या? ये हिंदुओं का नेता बनने की होड़ है और सीधा टारगेट योगी आदित्यनाथ को किया मोहन भागवत ने। अद्भुत तर्क है। जिसको आप संभल की मस्जिद कह रहे हैं वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में एएसआई नहीं जा सकती। नहीं, एएसआई किसने व्यवस्था की? उस दिन तो कोर्ट कमिश्नर ना, उस दिन एएसआई की एंट्री बैन है। आप मुझे एक साल बताइए जिस दिन बवाल हुआ, एएसआई नहीं गई उसमें। जिस दिन बवाल हुआ 24 तारीख को, उस दिन एएसआई के अधिकारी नहीं गए थे, उस दिन कोर्ट कमिश्नर गए थे, उस दिन संभल का प्रशासन गया था, डीएम गए थे, एसएसपी गए थे। उस दिन कोई एएसआई का अधिकारी नहीं, एएसआई की टीम गई थी सर्वे। इसलिए क्यों गए थे? एएसआई की टीम को जाने नहीं दिया जाता। उसके बाद कहते हैं संविधान की रक्षा हम करेंगे। मतलब सरकारी जमीन में सरकार नहीं जा सकती और संविधान की रक्षा हम करेंगे। और मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, ये वक्फ बोर्ड एक्ट क्या कहता है? जरा ये देश की जनता को, युवा पीढ़ी को समझना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए तो 15 अगस्त 47 की वो है डेडलाइन, मगर वक्फ बोर्ड एक्ट के लिए नहीं है। सूरत नगर निगम पे दावा किस आधार पे है?
ये 49 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सर बहुत पूरी बात सुनिए, समय की भी बात तो है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता प्लेसेस ऑफ हूँ, वर्शिप एक्ट 1947 इंडियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार मानती है इसकी एग्जिस्टेंस को या नहीं मानती? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1947 में 15 अगस्त की बार है तो वक्फ बोर्ड में भी कर दो 15 अगस्त 47 से पहले। क्या कुछ नहीं चेंज होगा? 30,000 एकड़ थी, 30,000 रखो, फिर ये 9,60,000 एकड़ कैसे हो गई? और मजे की बात सुनिए, कि नहीं ये मानते, ये तो बताइए ना। ना एक सेकेंड, जो देश की पार्लियामेंट ने बाकायदा एक एक्ट पारित किया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1951, उसे बीजेपी मानती है या नहीं मानती? बल्कि केंद्र सरकार मानती है कि नहीं मानती? हाँ। चूंकि वो पार्लियामेंट का पास किया हुआ एक्ट है, सुधांशु जी सीधे बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसको हटा देना चाहिए क्या? देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए मेरी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो मेरी बात को गौर से सुनिए। वक्फ बोर्ड एक्ट ये कहता है कि 300 साल पुराने फरमान भी माने जाएंगे। आपको पता तमिलनाडु का मंदिर किस आधार पर है कि 1572 में अरकाट के नवाब ने दिया था। हाँ। ये उन सरकारों के फरमान जो शरिया के आधार पर चलती थी। एक मुगल बादशाह नहीं जिसने गाजी की उपाधि ना ली हो, इंक्लूडिंग अकबर। तो सर जीपीसी में पूरी बात सुनिए, वो तो जेपीसी में आएगा। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है? ये शरिया के जिम्मी के कॉन्सेप्ट से आया है। हाँ। यानी गैर मुस्लिम प्रजा जिम्मी होती थी, उसका प्रॉपर्टी पे हक नहीं होगा। अगर डिस्प्यूट होगा तो पहला हक होगा मुस्लिम का। ये जजिया और जिम्मी का कॉन्सेप्ट जिन सरकारों ने माना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हमने उस सरकार को दी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने भारत के संविधान को शरिया स्क्रिप्ट बनाया, इन्होंने भारत के संविधान को शरिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किया। उसी के खिलाफ आप बाकायदा एक विधेयक लेकर आए पार्लियामेंट में। आप पहले मुझे जवाब दीजिए सर, एक सेकंड, एक सेकंड सर, सुनिए ना। पुराने वो कानून मानने चाहिए। एक सेकंड सर, सुनिए तो बताइए। तो एनडीए के पास बहुमत है, आप बाकायदा विधेयक ले आए और बहुमत होने के बावजूद आपने पारित नहीं कराया, आपने जेपीसी को भेज दिया। क्यों भेजना पड़ा जेपीसी को, अगर आपकी वक्फ बोर्ड पर दलील जायज है तो? ताकि सबको हकीकत का पहचान हो जाए। अब एक और बात सुनिए, यह भारत ही दुनिया में इकलौता देश है जिसने अपने लुटेरों के बनाए हुए नियम को आजाद भारत में मान्यता दे रखी है। आई चैलेंज, एक कंट्री बताइए दुनिया में जो लुटेरों के द्वारा लिखे गए इतिहास को प्रामाणिक मानता हो और उनके सरकारों के द्वारा दिए गए फरमानों को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देता हूं। मैं चैलेंज करके बताता हूं, एक देश बताइए। अच्छा, मैं भी चैलेंज कर रही हूं आपको, देश की आजादी में पहली बार। सर, मैं भी चैलेंज कर रही हूं, देश की आजादी के बाद पहली बार बड़ी भारत की कैबिनेट में एक मुस्लिम मंत्री नहीं है, बीजेपी का एक मुस्लिम सांसद नहीं है, और ये देश की आजादी के बाद पहली बार हुआ है। ये इतना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहां लेकर जाएगी भारतीय जनता पार्टी? रुको जो जरा, आपने बात कही, सबर करो। इसलिए क्योंकि हमने जानते किसको बनाते हैं, हमने आरिफ मोहम्मद खान साहब को बनाया है। सर, आई एम टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट। मुझे बड़ी जिम्मेदारी से जवाब दीजिए सुधांशु जी, और दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए। अरे मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि मुस्लिम समाज का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कभी धेला पर माना है? पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का, कोई गया हो तो बताइए। आजमगढ़ के थे। ये बताइए, वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुला के सम्मान किया। कोई गया हो तो बताइए। सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। एक ही देखिए, आप भी उलझा नहीं रहा हूं, आप उलझी हुई हैं, उसे सुलझा रहा हूं। एक ही दिन में याकूब मेनन का नमाज़े जनाजा हुआ और एक ही दिन में डॉक्टर कलाम का नमाज़े जनाजा हुआ। कोई नहीं गया डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में, सब याकूब मेनन के नमाज़े जनाजा में गए। सुधांशु त्रिवेदी ठीक है, नहीं ये ठीक है, इसी को समझिए। सुधांशु त्रिवेदी ठीक है, समझिए। मैं बता रहा हूं। सुधांशु जी, एक सेकंड। सुधांशु त्रिवेदी मंथन के मंच पर जायज बात कह रहे हैं, और मैं डंके की चोट पर कह रही हूं, सच कह रहे हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी कहे कि मोदी कैबिनेट में 73 मंत्रियों में से एक भी मुसलमान सांसद क्यों नहीं? एक भी सांसद बीजेपी का मुसलमान क्यों नहीं है? 20 करोड़ मुसलमानों में से बीजेपी को एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिलता जो किसी लोकसभा से जीत कर आए। आपने बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब मुसलमान को मुसलमान के हिसाब से देखना आपकी फितरत है। मगर अफसोस की बात यह है कि मुसलमान को आप मुसलमान नहीं देखते, वोट बैंक के रूप में देखते हैं, और उनको आपको उस वोट बैंक के जो एक्सक्लूसिव थोक विक्रेता है ना, वो कट्टरपंथी मुसलमान नजर आते हैं। यहां पे ये समस्या है। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। आजादी के बाद अभी ये बताइए, उस्ताद जाकिर हुसैन की डेथ हुई, कोई गया उनके घर? सर, सच्चाई है ना, पूरी बात। देयर इज नो मिनिस्टर। मैं पूरी बात कह रहा हूं। मिनिस्टर क्यों, मैं बताना चाहता हूं। जो अच्छा और सच्चा मुसलमान होगा उसके साथ कभी ये नहीं खड़े होंगे सेकुलर दल। इनको अपराधी और आतंकवादी चाहिए।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को हाँ, भारत रत्न कब मिला? अटल जी की सरकार में, मैं- जिसने पहली शहनाई बजाई थी। हाँ। ये बताइए, अशफाकुल्लाह खां के घर पे कभी गए? मलिक मोहम्मद जायसी के घर पे गए? अब्दुल रहीम खान खाना के घर पे गए? शेख मोहम्मद इब्राहिम रसखान के घर पे गए? आलम शेख के घर पे गए? मुसलमान की हज सब्सिडी खत्म कर दी। आपने उसी आम मुसलमान की हज सब्सिडी को खत्म कर दिया। कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों को आप पैसा देते हैं। अच्छा, अब आपको बताता हूं। बस आखिरी वो सवाल है इसलिए, मेरा। बिल्कुल। बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने किया। मुझे जो अर्लीस्ट याद है अपनी मेमोरी में, वो कुंभ का मेला 89 का याद है। और मेरे मन में स्टूडेंट लाइफ में बात उठी, भैया कुंभ मेले पे मेला टैक्स और हज पे सब्सिडी, गजब का सेक्युलरिज्म है। और मैं पूछना आपने पलट दिया चाहता इसको। हूं, पूरी बात सुनिए, पूरी बात। हज जाना चाहिए अपने पैसे से, वो सवाब का काम है? हज जाएंगे सरकार के पैसे से, जिसमें 95% टैक्स पेयर काफिर हैं। काफिरों के पैसे से हज जाओगे तो सवाब कैसे मिलेगा मेरे भाई? वो तो आपकी धार्मिक मान्यता का सम्मान करने के लिए हमने किया है। अच्छा चलिए इसको खत्म करते हैं। सुधांशु जी, बहुत शानदार इंटरैक्शन रहा, लेकिन चलते चलते मैंने जो सवाल पूछा था, रामायण की 5 चौपाइयां मैं जरूर सुनना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि कुंभ चल रहा है और सबसे ज्यादा कुंभ मेला जो है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, बहरीन में, कतर में, वहां महाकुंभ और कुंभ गूगल सर्च में सबसे टॉप पर है। तो रामायण की 5 ऐसी चौपाई जो आपको अच्छी लगती हो और जो सर्वधर्म संभाव की बात करती हो, जो सबका विकास, सबका साथ और सबका प्रयास की बात करती हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करती हो, जो 80 और 20 की बात ना करती हो। नहीं, सर्वपंथ संभाव सिर्फ वही है जहां पर कि हिंदू धर्म है। धर्म में सर्वधर्म संभाव है, बाकी कहीं नहीं है। और ये बात एक नहीं, अनेक लोगों ने लिखी है। खैर, मैं रामचरितमानस के लिए एक ही चौपाई जो अंतिम है वो कहना चाहता हूं कि कहत परम पुनीत इतिहासा, ये परम पवित्र इतिहास है। कहत परम पुनीत इतिहासा, श्रवण ही होत सकल भ्रमनाशा। जिसको आप सुनिए तो सकल भ्रम का नाश आपके मन में से हो जाता है। और वो उसकी व्याख्या तो मतलब आप इतनी ज्यादा है कि जिसको आपके लिए एक्सप्लेन करना बहुत लंबा समय लगेगा। परंतु इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आज के समय में यदि भारत ही नहीं, दुनिया में जहां का इतिहास भरा पड़ा है कि भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा, उसके कंट्रास्ट में पिता के एक वचन पे जंगल जाने का उदाहरण, पिता के भाई के साथ दूसरे भाई का वन जाने का उदाहरण, तीसरे भाई का खड़ाऊ रख के शासन करने का उदाहरण। जो लोग इसमें श्रद्धा न रखते हों, इसे कहानी भी मानते हों, तो मुझे लगता है विश्व में कोई ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आज जो राम मंदिर है वो श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। और इसका एक और उदाहरण समझिए, ये सारा का सारा रामायण की कथा शुरू कैसे हुई? कैकेयी के वचन पे। कहीं आपने किसी स्त्री की इतनी पावर किसी संस्कृति में सुनी है?